नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम T20 चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ इस चैनल पर आ रही हैं। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स इस बार देने जा रहे हैं उनके लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ जो बच्चे आरओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। घटना चक्र पूर्वावलोकन में पिछले साल आए हुए सारे प्रश्नों का एक संग्रह दिया गया है। उससे पहले चैप्टर में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जिससे थ्योरी पढ़ कर के आगे के प्रश्न हल किए जा सकते हैं। हर प्रश्न के बाद उसका उत्तर दिया गया है, आसान भाषा में समझाया गया है, जिससे पूरी बुक बहुत अच्छे से प्रिपेयर की जा सकती है। देखिए, ये बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले समय में कैसे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है, और पिछले वर्षों में अभी तक कैसे प्रश्न आए वो भी हल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें पिछले वर्षों के प्रश्न तैयार होना आवश्यक। इन बुक की सीरीज़ में हमारे चैनल पर पॉलिटी, उसके साथ साथ हिस्ट्री की क्लासेस आ चुकी हैं। अब ये जो अगली भूगोल की है घटना चक्र, वो मैं लेकर के आई हूँ। आप सभी लोग इसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास घटना चक्र पूर्वावलोकन है तो आप क्या करिए, उसमें अंडरलाइन करके आप साथ में पढ़ते चलिए। अगर बुक नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी बुक कंप्लीट कर सकते हैं। आप तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व भूगोल, और इस वीडियो में हम लोग विश्व भूगोल शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू के जो चैप्टर्स हैं उनको ले रहे हैं और उनके साथ साथ पूरे क्वेश्चन को एक साथ हल करेंगे। इसमें पहला चैप्टर हम लोग ब्रह्मांड पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मांड की बेसिक जानकारी हमें इस चैप्टर से मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक काम्ते द बफन द्वारा सन 1749 में किया गया था। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी 1754 से 55 ईस्वी में ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था। अगले 1796 में एक गणितज्ञ हैं लाप्लास, इन्होंने इसे क्या किया था, संशोधित किया था, और यह सिद्धांत निहारिका परिकल्पना, जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं, उस नाम से जानी जाती है। अब देख लेते हैं ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले जो तारों की संख्या है उनके आधार पर संकल्पनाओं का दो वर्ग किया गया। कौन सा? एक तारक, या जिसको बोलते हैं अद्वैतवादी संकल्पना, मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट, और दूसरा है द्वैतारक या द्वैतवादी संकल्पना, जिसे ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब जो अद्वैतवादी संकल्पना है इसके आधार पर देख लेते हैं कि कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है, कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस, और जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, ये अधिक प्रसिद्ध हुई थी। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं चैम्बरलिन तथा मोल्टॉन की ग्रहाणु परिकल्पना, जिसे प्लेनेस्टियल हाइपोथेसिस बोलते हैं। जेम्स जीन्स और सर हेरोल्ड जेफरी की टाइडल हाइपोथेसिस है ज्वारीय परिकल्पना, और एच.एन. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत या बाइनरी स्टार थ्योरी इसको बोलते हैं, यह प्रमुख है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम जान लेते हैं कि इस उत्पत्ति का सबसे जो आधुनिक सिद्धांत है वो विस्तारवादी या महाविस्फोटक सिद्धांत कहलाता है, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं तो जानते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था, और कब किया था? 1927 में, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल बिग बैंग, इन्होंने इसका नाम दिया था। बाद में क्या होता है, रॉबर्ट वेगनर ने 1969 में सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की थी। वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से 17.7 या 13.8 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ। क्या होता है कि एक बिंदु पे क्या होता है, घनत्व बढ़ता जाता है, यहाँ पे संकेंद्रण बढ़ता जाता है, माफ़ कीजिएगा, इसको संकेंद्रण बोल रहे हैं। यहाँ पे केंद्र पर सारे क्या होती हैं, वस्तुएं आकर केंद्रित होते जाती हैं, और जिसके केंद्र से क्या होता है, इस बिंदु में अचानक से एक विस्फोट हो जाता है, जिसके पश्चात ब्रह्मांडीय जो पदार्थ हैं वो चारों ओर विस्फोट की वजह से क्या होते हैं, प्रसारित होते हैं या फैल जाते हैं। यह पदार्थ भी विभिन्न गैलेक्सी के रूप में दृश्य है। गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही क्या है, ब्रह्मांड कहलाता है। यहाँ पे ब्रह्मांड की डिफिनीशन दी गई है। अवलोकनीय ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 से 200 अरब गैलेक्सी हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। देखिए, जो गैलेक्सी है उनके अनंत समूह को क्या बोले, ब्रह्मांड,
और ब्रह्मांड में क्या है 100 से 200 अरब गैलेक्सी हैं और हर एक गैलेक्सी में अगर देखा जाए तो 100 अरब लगभग तारे हैं इसमें। हालांकि यह संख्या अधिक भी हो सकती है। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे क्या बोलते हैं, मंदाकिनी या आकाशगंगा, या इसे मिल्की वे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा में 100 से 400 अरब तारे हैं। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है। अंडाकार हो सकती है जिसको एलिप्टिकल बोलते हैं, सर्पिलाकार, स्पाइरल या फिर अनियमित आकार इर्रेगुलर इत्यादि हो सकती है। एंड्रोमेडा ये हमारी जो आकाशगंगा है इसके सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसे मैसियर भी कहा जाता है, मैसियर 31 इसका नाम है। वर्ष 2005 में स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं एवं विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार बेयर्ड स्पाइरल है। ठीक। तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम की संघटक निहारिकाओं से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों का गोले के आकार में संगठन, गति, उच्च ताप संलयन अभिक्रिया एक तारे का निर्माण की कारक हैं। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम प्रारंभिक अवस्था जिसे प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। तत्पश्चात तारा विकास की मुख्य अवस्था मेन सीक्वेंस स्टार में प्रवेश करता है। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 9 या 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। इसके पश्चात तारे का हाइड्रोजन जो कि ईंधन है विनष्ट होने लगता है और वह मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। सूर्य के आकार 1 सोलर मास के तारे की अवधि लगभग 9 या 10 बिलियन वर्ष होती है। तारा जितना बड़ा होता जाएगा जीवन अवधि क्या होगी उतनी ही कम होती जाएगी। सूर्य से 100 गुना या अधिक बड़े तारे जिसकी सतह का तापमान 30,000 केल्विन से अधिक हो की अवधि सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष ही होती है। विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है जिसमें उसकी बाहरी सतह पर फैलती है। जो उसकी बाहरी सतह होती है वो क्या करेगी, वृद्धावस्था में फैलती जाती है और वह ठंडा होता जाता है, उसकी चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को रक्तदानों या रेड जाइंट बोलते हैं, या सुपर रक्तदानों रेड सुपर जाइंट बड़ा तारा जिसको बोलते हैं कहते हैं। इसके पश्चात हीलियम कार्बन में और कार्बन अन्य भारी पदार्थों यथा लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है जिसे क्या बोलते हैं, सुपरनोवा बोलते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, तारे की विभिन्न स्थिति बताई गई है। जब तारा बन रहा होता है अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है तो क्या होता है, वहाँ पर एक सघन एक पिंड की भांति होता है, धीरे धीरे उसमें प्रसार होने लगता है और वो क्या होता है जब वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। आपने मोमबत्ती में फ्लेम देखी होगी तो देखा होगा बाहरी पद नीली होती है, फिर क्या होता है उससे कलर चेंज होते होते अंत में क्या होता है सफ़ेद, अंदर का जो पॉइंट होता है वो सफ़ेद होता जाता है ना। इसी तरह क्या होता है तारे में भी है, उसके विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और जब वह वृद्धावस्था में पहुंचता है तो रेड कलर का बदल जाता है, उसे रेड जाइंट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, इसके पश्चात जो इसमें हीलियम कार्बन और अन्य भारी पदार्थ हैं ये क्या होते हैं, ये सब इनमें परिवर्तन होता है और एक तीव्र विस्फोट होता है जिसे क्या बोलते हैं, सुपरनोवा बोलते हैं। अब जब सुपरनोवा होगा तो इसमें 2 तरह की कंडीशन आती है, देखते हैं क्या क्या। रक्तदानों या सुपर रक्तदानों अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप अपनी मृत्यु की 3 दशाओं में पहुँचता है। कौन कौन सी, या तो ब्लैक डॉर्फ में बदलेगा, कृष्ण वामन जिसे बोलते हैं, या तो न्यूट्रॉन स्टार में बदलेगा, या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 तरह की इसमें स्थिति होती हैं। अब ये तीनों स्थिति हैं क्या वो देख लेते हैं। यदि पहली अवस्था की बात करें जिसको श्वेत वामन बोल रहे थे, इसमें क्या होगा, यह सूर्य के सदृश छोटे तारे होते हैं। जब सुपरनोवा होता है तो जो रेड जाइंट था रक्तदानों, उस अवस्था के पश्चात नोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष जो सौरिक द्रव्यमान है सोलर मास है उसके अगर 1.44 गुने की सीमा के अंदर होगा, कम होगा, तो तारा क्या होगा, वाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा या श्वेत वामन जिसको बोलते हैं। यदि 1.44 सौरिक द्रव्यमान को चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं, मतलब ये जो लिमिट है अगर इससे क्या हुआ, इस लिमिट से कम हुआ द्रव्यमान तो क्या होगा, सफ़ेद वामन बनेगा या श्वेत वामन जिसको बोल रहे हैं वाइट डॉर्फ। अगला देख लेते हैं दूसरी कंडीशन, मध्यम आकार के अगर तारे होंगे उनमें क्या होगा,
देखिए, सुपर रक्तदानों अवस्था के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद अवशेष अगर 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहने वाला है तो तारा न्यूट्रॉन तारा या फिर जिसको पल्सर बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें परिवर्तित हो जाएगा। तीसरी जो अगली कंडीशन आती है उसमें क्या होगा, जो बड़े आकार के तारे होते हैं इसमें अगर सुपरनोवा विस्फोट होता है और 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले जो तारे होंगे वो कृष्णविवर या फिर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जो भारतीय अमेरिकी भौतिकविद थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के जो तारे होते हैं वो श्वेत वामन बनते हैं। उसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले न्यूट्रॉन तारे या कृष्णविवर या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, इन्हीं के नाम पे ही उसकी जो लिमिट है वो क्या, उसे चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। ध्यान रहे कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है। और इससे बड़े तारों का अवशेष क्या होता है, 1.44 जो सौरिक द्रव्यमान है इससे इनका अधिक होगा। और इन्हीं तारों के से क्या होता है, ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। जो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत तुच्छ होता है, तो ये अपने संपूर्ण अवशेष के अंदर समा लेता है। जो इसका पूरा द्रव्यमान है वो क्या होता है, एक ही में समा जाता है। यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई वस्तु भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं पाती है। एस चंद्रशेखर ने जनवरी 1935 में लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक बैठक में अपना मौलिक शोध पत्र प्रस्तुत किया और बताया जो व्हाइट डॉर्फ हैं या श्वेत बौने हैं तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते। भौतिकी के क्षेत्र में 1983 का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर एस चंद्रशेखर एवं डब्ल्यू.ए. फाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। सूर्य हमारी गैलेक्सी या आकाशगंगा के तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है और जो गैलेक्टिक केंद्र है इससे लगभग 7.94 kpc या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा लगभग 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। पूर्व में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 1985 में गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर माना था। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहलाती है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है जो लगभग 24 दिन 24.47 दिन जो होते हैं, जो उसका मध्य भाग है से 35 ध्रुवीय भाग पृथ्वी दिवसों में पूर्ण करता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। निर्वात में प्रकाश की चाल आप देख सकते हैं, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक दूरी है, ठीक है, देख लीजिए, और इसकी जो मात्रा है वो भी देख लीजिए। प्रकाश वर्ष के तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की यह एक इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में दूरियों का विवरण विभिन्न इकाइयों में है। अब वो देख लेते हैं प्रकार। देखिए दिया गया एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर में अगर देखा जाए तो 9.461 × 10⁻15 किलोमीटर में अगर देखते हैं तो 9.461 × 10⁻12 हो जाता है, ठीक है। किलोमीटर में देखते हैं ये दिया गया है और मिलीमीटर में ही इसको देखिए कन्वर्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पर 10⁻18 कर देते हैं। और खगोलीय इकाई में देखते हैं तो 63.24 × 10⁻3 हो जाएगी। और मील में इसको कन्वर्ट किया गया है तो देखिए 5.878 × 10⁻12 मील है। अब चंद्रशेखर, ये देखिए ये जो इम्पोर्टेंट मात्रक दिए गए हैं इनको ज़रूर याद कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वो वहीं पे बचे रह जाते हैं और इस स्थान को न्यूट्रॉन तारा या फिर पल्सर तारा कहते हैं।
क्वासर क्या होता है? क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। आकाश में दिखने तारों का जो दिखते हैं, तारों का एक ऐसा समूह है जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, जिन्हें एक नाम प्रदान किया गया है। उन्हें तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, क्वासर की भी डिफिनेशन देखी, हमने तारामंडल या कॉन्स्टिलेशन की डिफिनेशन देख ली है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें सप्तऋषि तारामंडल क्या है? इससे ध्रुव तारे पोलैरिस का संकेत प्राप्त होता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है। अब समझते हैं, जो ओरियन नेबुला है ये हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का एक समूह है, और जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है। आगे समझते हैं बीटलग्यूस ओरियन, इसके बारे में दिया गया है। ये तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है और यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 में सर जॉन हर्शल ने देखा, किंतु वर्ष 1995 में जो हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा था। आगे पढ़ते हैं। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला प्रथम चित्र था यह, और तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों जो कि नॉर्थ एंड साउथ सेलेस्टियल पोल्स के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा सेलेस्टियल इक्वेटर के समांतर चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के ठीक ऊपर स्थित होते हैं, तथा खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है, और यह क्षितिज पर पूर्व एवं पश्चिम के बिंदुओं से अंतर्रोध करती है। खगोलीय ध्रुवों के अंशों डिग्रीज की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा के अक्षांशों के बराबर होती है। अतः यदि कोई प्रेक्षक ऑब्जर्वर तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर है। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे हमें यह ग्रहों से संबंधित एक टेबल दी गई है, जिसमें सभी जितने भी ग्रह हैं उनके द्रव्यमान, व्यास, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन अवधि भी दी गई है, घंटों में दी गई है, और जो परिक्रमण काल है वो भी दिया गया है और घूर्णन काल दोनों दिया गया है। सूर्य से दूरी दी गई है, उपसौर अपसौर की कंडीशन बताई गई है, और कक्षीय अवधि, मध्य तापमान और उपग्रह और वलय हैं या नहीं ये इतना दिया गया है। देखिए उपसौर अपसौर क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले द्रव्यमान और व्यास देख लेते हैं, बाकी की लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए ये क्या दिया गया है, ये सूर्य से दूरी के क्रम में दिए गए हैं सभी ग्रह। जैसे कि यह सूर्य है तो इससे बढ़ते हुए क्रम में ये बुध हो जाएगा, फिर शुक्र रहेगा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं और परिक्रमा करते हैं, किंतु ये घूर्णन भी करते हैं, अपने अक्ष पर घूमते भी हैं। दो तरह की गति सारे ग्रह करते हैं। उसमें देख लेते हैं बुध सबसे पास में है और उसका द्रव्यमान दिया गया है। सभी ग्रहों का द्रव्यमान एक बार देख लीजिए, व्यास देख लीजिए। घनत्व पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है ना। उसके बाद देख लेते हैं किसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, फिर है बुध का, उसके बाद है शुक्र के बाद है मंगल। इसी तरह आगे हम और ग्रह देख लेंगे। गुरुत्वाकर्षण देखिए सबका दिया गया है। घूर्णन अवधि देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किसकी और सबसे कम किसकी है, या फिर परिक्रमण भी आप लोग देख सकते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने ये ऊपर लिस्ट दी हुई है, ये बना दी है, आप लोग एक बार ये लिस्ट ज़रूर देख लीजिए। हाँ, वलय ज़रूर देख लीजिए किसमें पाए जाते हैं और किसमें नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए जो ये आंतरिक ग्रह हैं, ये 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है और इन 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो जो सूर्य के नज़दीक हैं वो आंतरिक ग्रह हैं, वो बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल हैं। बाकी बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बाह्य ग्रहों के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं और इनको गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है, और जोवियन प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी के आधार पर हमें प्रश्न दिए गए हैं। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है और यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है।
इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। कब किया था? 1927 में, जिसे 1949 में फ्रेड होयल ने बिग बैंग नाम दिया था। तो बिग बैंग थ्योरी तो दी थी इन्होंने, जॉर्ज लेमेंटियर ने, लेकिन बिग बैंग नाम किसने दिया था अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे फ्रेड होयल ने दिया था। अगला प्रश्न है बिग बैंग सिद्धांत के उद्भव की व्याख्या। सेम वही प्रश्न है, ब्रह्मांड की व्याख्या करता है ये, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, ये मिल्की वे के बारे में पूछा गया और यह सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है, इसमें एलिप्टिकल, स्पाइरल, इर्रेगुलर, ये सब इसके आकार दिए गए हैं, जिसे अंडाकार, सर्पिलाकार या अनियमित आकार का कहते हैं। वर्ष 2005 में इस स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में बताया था और बताया था यह दंड सज्जित सर्पिलाकार है, बेयर्ड स्पाइरल है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग यह 25 करोड़ वर्ष दिया गया है इसका सही उत्तर। और याद भी कर लीजिए, गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या फिर 25.896 हज़ार प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा औसत 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रकाश वर्ष में दूरी अलग दी गई है, ठीक है, और किलोमीटर में आप ये देख सकते हैं। सूर्य को परिक्रमा करने में लगभग 22.5 या 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह जो गति है या अवधि है, ये कॉस्मिक ईयर कहलाती है, एक ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। तो सही उत्तर में देखिए इसमें 25 करोड़ पास में था, इसलिए यही उत्तर लगाया गया है। अगला देख लेते हैं, तारे का जो रंग है वो उसके सूचक है उसकी ताप का। जिस तरह का उसका ताप होगा, ठीक है, वैसा ही उसका रंग होगा। यदि नीले रंग का है तारा तो सबसे ज़्यादा उसका तापमान होगा, लाल रंग का है तो तापमान क्या होगा? कम होगा। इसी तरह हम देखते जाते हैं। अब ये लिस्ट हम बहुत अच्छे से देख करके समझ सकते हैं कि तापमान में हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा तापमान देखिए नीले का दिया गया है। अब जब तारे का देखिए ऐसे ऐसे तापमान घटता जाता है, जब तारा क्या होता है अपनी वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है तो इन कलर का होता जाता है। सबसे पहले किस रंग का होगा? नीले रंग का होगा, फिर नीला श्वेत हो जाएगा जिसको लगभग बैंगनी कलर बोलते हैं। ऐसा आप मोमबत्ती की लौ में भी कई कलर देखते हैं, है ना, ठीक ऐसे यहाँ पर भी दिया गया है। अब इसका तापमान अगर हम लोग देख लेते हैं तो लगभग 50,000 से 28,000 केल्विन होता है। अगर यदि नीला श्वेत होगा तो 28,000 से 10,000, फिर क्या होगा? कलर इसका श्वेत हो जाएगा और वहाँ पर क्या होगा? 10,000 से 7,500 केल्विन हो जाएगा। श्वेत पीला लगभग पीले में कन्वर्जन जब होगा तो 7,500 से 6,000 केल्विन, और पीले रंग का तारा आपको दिखेगा 6,000 से 49,000 केल्विन का तापमान उसका। और नारंगी कलर का यदि तारा है उसका तापमान 49,000 से 3,500 रहेगा। और लाल रंग का तारा जो वृद्धावस्था में आ चुका होता है, जिसे रेड जॉइंट बोलते हैं, रेड जॉइंट के नाम से, रक्तदानों, लाल रक्तदानों, वो 3,500 से 2,000 केल्विन तक ही उसका तापमान बचता है। तो तापमान के आधार पर आप वर्गीकरण देख सकते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। हमने पढ़ भी लिया है, जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे भौतिकविद, उन्होंने 1930 में बताया था कि जो सौरिक द्रव्यमान की सीमा एक निश्चित कर दी थी, वो 1.44 निश्चित की थी। यदि तारा इसके अंदर रहता है तो क्या बन जाएगा? श्वेत वामन बन जाएगा। यदि इसके ऊपर रहेगा सौरिक द्रव्यमान तो या तो ब्लैक होल बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। अगर 3 गुना तक रहता है तो न्यूट्रॉन स्टार, अगर 3 गुने से ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है और ये पूरा पढ़ सकते हैं आप लोग फिर से। अब ये श्याम विवर क्या होता है, इसको हमें बताना है, और इसका सही उत्तर है कि जो तारा क्या होता है, खत्म हो गया होता है, सिमट गया होता है, उसी को बोलते हैं, जिसको कृष्ण विवर के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक होल। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? ब्लैक होल या कृष्ण विवर? ऑप्शंस भी देखते चलिए आप लोग। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम दिया गया, और इन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल की जानकारी दी थी। ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने दी। अब कुछ हमें कथन दिए गए हैं और उनका सही कारण हमें बताना है, दिया गया है, और ये 4 हमको ऑप्शन दिए गए हैं, इसके आधार पे बताना है कि क्या उत्तर सही दिया गया है, ठीक है। तो हमें पहले कथन दिया गया है, जो ब्लैक होल है ये एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता।
अब इसका कारण दिया गया क्योंकि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बश निकलने नहीं देता। देखिए दोनों ही कथन सही दिए गए हैं और कारण भी कथन का सही उत्तर या व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक होल या अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार की रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इसमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। सुपरनोवा है या एक प्रकार का मृतप्राय तारा होता है, जिसके बाद क्या होता है कि ब्लैक होल या फिर वो बना हुआ है वाइट डॉर्फ जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा बनता है। अगला प्रश्न दिया गया, हमारे अंतरिक्ष में कितने कॉन्स्टिलेशन? अभी हमने पढ़ा था 88 हैं और ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बताया हुआ है कि 88 कॉन्स्टिलेशन हैं, जिनमें से सबसे अधिकांश कहाँ देखे गए हैं? दक्षिणी गोलार्ध से, जिन्हें देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर या फिर क्वासर। देखिए इसमें जो कृष्ण मास्टर है ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, कृष्ण विवर होता तो ये सही हो जाता। अब क्वासर क्या होता है? यह एक तारावत स्रोत है जो लगभग 2.5 से 13 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और इससे कुछ ही अधिक दूरी पर यह स्थित है, इससे भी मतलब अधिक दूरी पर है, जो कि ब्लैक होल जिसको हम बता रहे हैं। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और आने वाली रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और जो पल्सर है यह एक तरह का खगोलीय पिंड होता है, स्पंदन के रूप में या नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे क्या करता है? उत्सर्जित करता रहता है। अब हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। दिया गया है पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल या फिर क्वासर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटल स्टार। पल्सर, क्वासर तथा ब्लैक होल अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि ब्रिटल स्टार क्या होता है? यह एक एनिमेलिया जगत है, इकाइनोडर्मेटा और ओफिरोडिया ये इस वर्ग है इसका, जो कि समुद्री जीव सी स्टार के समान है। ओफिरोइडिया में ये दिया गया है किसका? इकाइनोडर्मेटा का, याद रखिएगा। ये दोनों ही समुद्री सतह पर रेंग कर चलने वाले समुद्री जीव हैं और यह मछली के समीप माना जाता है, इसलिए इसको ब्रिटल स्टार नाम दिया गया है। इसका संबंध अंतरिक्ष से नहीं है जबकि समुद्र से है। अगला प्रश्न दिया गया, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों को क्या कहा जाता है? इनको हम नक्षत्र बोलते हैं या कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है और तारे का नाम पूछा गया, उसका नाम है बीटलग्यूस। ये बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है और पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्शल ने देखा, किंतु 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचे जाने वाला यह प्रथम चित्र था। अगला हमें प्रश्न दिया गया है और इसमें से सही स्टेटमेंट हमें बताने हैं। चलिए जल्दी से देख लेते। पहला स्टेटमेंट है आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। और थर्ड स्टेटमेंट है अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है, और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, हमें इन कथनों में से बताना है कौन सा कथन सही है। चलिए देख लेते हैं। इसका सही उत्तर बी दिया गया है, पहला और दूसरा कथन तो सही है। अंतरिक्ष यान में यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे आकाश तो काला दिखता है और इससे तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई पड़ते और इसमें वायुमंडलहीनता होती है। अंतरिक्ष यान के बाहर बाह्य आकाश का तापमान लगभग 3 डिग्री केल्विन लगभग -270 डिग्री सेल्सियस होता है, जो पृथ्वी तल के ताप से बहुत कम होता है। इसलिए कथन जो तीसरा दिया गया वो असत्य है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी से मापी जाती है, अभी हमने पढ़ा था, और इसके मात्रक हमें दिए गए हैं। जो भी दूरी के मात्रक हैं, जैसे जैसे हम लोग नापते हैं तारों के बीच की दूरी को, वो सब दिए गए थे और अभी हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा भी है, याद भी किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष, इसमें हम मापते हैं। और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, और यह जो दूरी है वो 1 वर्ष में चली गई दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वो कहाँ पर होगा? वो विषुवत रेखा पे होगा। अभी हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा भी था और आप चाहें तो इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था,
उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था। उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना सुविधाजनक होगा। हमें यह बताना है कि ध्रुव तारे की देखिए दिशा दी गई है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, तो बस इसी को आगे हम लोग पहचान कर उत्तर सॉल्व करते हैं। ध्रुव तारे की बाईं ओर रहकर वो चले। क्यों? क्योंकि देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में चमकता है और तब पूर्व की ओर जाने के लिए उसके ध्रुव तारे की बाईं ओर उसको चलना होगा। अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सप्तऋषि कहलाते हैं, क्योंकि 7 तारों का समूह है। पोलैरिस का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से नहीं है? देखिए टेलीमीटरिंग दी गई, भारहीनता, स्विस लूनर या फिर बाइट। इनमें से क्या नहीं है? तो बाइट कंप्यूटर में प्रयोग होता है इसलिए नहीं है। या 8 द्विधारी अंकों की एक इकाई होती है। अधिकांश कंप्यूटरों में इसका प्रयोग अक्षरों, संख्याओं और प्रतीक चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है और शेष सभी का संबंध अंतरिक्ष से है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी या स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये किस संदर्भ में आते हैं? ये ब्रह्मांड और का प्रेक्षण और उनका बोध कराने में यूज़ किए जाते हैं। देखिए अब इवेंट होराइजन क्या है? यह एक ऐसी बाउंड्री है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। इस सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं होता है। सिंगुलैरिटी क्या है? यह अंतरिक्ष काल स्पेस टाइम एक ऐसा स्थल है जहाँ किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी इसमें सभी पदार्थों एवं बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। और स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? कण भौतिकी या स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 विद्युत चुंबकीय, दुर्बल एवं प्रबल की व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। इस तरह हमने पहला चैप्टर इसमें कंप्लीट कर लिया है। आगे के जो हम चैप्टर हैं वो अब आगे देखने जा रहे हैं और एक एक करके हम इस सारी सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे।